दोस्तों, मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता है कि हम हर वीक एक नए गेस्ट को लेके आते हैं जो आपको एक डिफरेंट इनसाइट्स देते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के बारे में और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के बारे में कि आपको इन्वेस्टमेंट की जर्नी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। स्टार्ट करने के बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को कैसे एक अच्छी जर्नी बना सकते हैं, कैसे अच्छी रिटर्न्स बना सकते हैं कम रिस्क लेके। तो उसी सीरीज के चलते आज हमारे साथ है नीरज अरोड़ा। वेलकम नीरज, मैं आपका ग्रो के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच जगदीप। और आपकी आवाज सुन के एक एनर्जी आ जाती है, और आज भी वही जैसे आप शुरुआत करते हैं ना, एक जबरदस्त एनर्जी आ जाती है। मैं आपकी वीडियोस देखता हूं एंड इट्स अमेजिंग कि आज मैं ग्रो के प्लेटफॉर्म पे हूं और ग्रो से जो है, ग्रो के माध्यम से जो है व्यूअर से बात करने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आज के वीडियो का हम जो कॉन्टेक्स्ट रखेंगे वो ये रखेंगे कि हम बिगिनर्स की जर्नी कैसे अच्छे से स्टार्ट करवा सकते हैं, और अगर कोई बिल्कुल नया है स्टॉक मार्केट में तो उसको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी होने वाली है जिनको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है या जिन्होंने अभी हाल के दिनों में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की है। तो नीरज जरा बताएंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट सबसे पहले क्यों करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है। इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, तो उसके सबसे पहला कारण जो है वो ये है कि हमने इन्फ्लेशन को बीट करना है, और साथ साथ में हमने अपनी रिटायरमेंट को या हमने अपने और गोल्स को जो है प्लान करना है। अब इन्फ्लेशन क्या होती है? एक बहुत सिंपल सी चीज है कि भाई आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके उनके प्राइस में जो इंक्रीमेंट आ जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल, आज अपने घर का राशन जो है मान लेते 10,000 रुपए में लेके आ जाते हैं, लेकिन क्या आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद वही सेम राशन 10,000 रुपए में आ जाएगा? आंसर इज नो, क्योंकि रुपये की वैल्यू गिरती रहती है। और अगर आपको इस चीज से बचना है, अगर आप वाकई में इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं और बहुत जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, तो आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। आप इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हो सकता है आपके पास एक्टिव इनकम आ रही हो या आ जाए, लेकिन जब आप रिटायर हो जाएंगे, जब आप काम नहीं करना चाहेंगे, तब आपके पास एक रेगुलर इनकम कहां से आएगी? उसका एकमात्र सोर्स है, और वो है इन्वेस्टमेंट। तो नीरज, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो आज तक इंडिया में जो लोग बात करते थे इन्वेस्टमेंट की, वो या तो लैंड में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करते थे या गोल्ड में करते थे, जिसको हम ट्रेडिशनल एसेट क्लास भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इक्विटी मार्केट के बारे में हम आजकल बहुत सारे लोग बात करते हैं और इक्विटी को बहुत प्रेफर्ड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट भी माना गया है। तो यहाँ पे इक्विटी कैसे बाकियों के कंपेरिजन में अच्छा परफॉर्म करती है, और क्यों नॉर्मली लोगों को इक्विटी की तरफ धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करने का स्टार्टिंग करनी चाहिए। राइट। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जगदीप, लेकिन उससे पहले, मतलब आपके इस क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, क्योंकि हम ये बिगनर्स के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो एक तो बिगनर्स ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, उन्हें जैसे स्टॉक मार्केट का नाम सुनाई देता है, इवन ग्रो चैनल पे जितनी भी अच्छी वीडियोस आती है वो एकदम एक्साइटेड होकर देखते हैं कि यार अब मैं पैसा कमाऊंगा, हट जाओ, अब मेरी इनकम जो बहुत ज्यादा होने वाली है। सो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैंने बहुत सारे बिगनर्स के अंदर देखी जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। हम लोग हमेशा फोकस करते हैं अपनी पैसिव इनकम पे, बस पैसा मैं इन्वेस्ट कर दूं, वहां से मेरे को फिर पैसा आने लगे। मैं एक बिगनर्स के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं ना, तो आपको अपनी एक्टिव इनकम पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक्टिव इनकम होगी तभी आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, और जब आप इन्वेस्ट करेंगे तभी आपको रिटर्न्स मिलेंगे। तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग का ये एस्पेक्ट भूल जाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कि आपके पास पहले पैसे होने जरूरी है, और जो पहले पैसे आएंगे ना, वो आपके स्किल से, आपके प्रोफेशन से, आपकी वोकेशन से, आपके अंदर जो हुनर है उससे आएंगे। तो उस पैसे को कमाइए और धीरे धीरे इन्वेस्ट करिए और आगे बढ़िए। अब आते हैं जगदीप के क्वेश्चन पे। जगदीप ने पूछा कि भाई एज अ एसेट क्लास जो है इक्विटी कैसा रहेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इक्विटी, और मुझे क्यों अच्छा लगता है मैं आपको बताता हूँ। मुझे रियल एस्टेट और गोल्ड की नॉलेज नहीं है ज्यादा, फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। इक्विटी मुझे क्यों अच्छा लगता है, आप ये सोचो कि वर्ल्ड के टॉप लीडर आदित्य पुरी साहब की मैं बात करता हूँ, एचडीएफसी बैंक को जो वो चला रहे हैं इतने सालों से, अच्छी तरह से वो चला रहे हैं। अब मेरे पास थोड़ा सा भी, अगर मेरे पास 2,000 रुपए भी हैं, तो मैं उनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अब तो खैर बहुत ही कम प्राइस चल रहा है इसमें, इस वीडियो में हम किसी भी अगर शेयर का नाम लेंगे वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, वो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है एट ऑल। तो मुझे क्यों अच्छा लगता है कि आप वर्ल्ड के टॉप लीडर्स द्वारा चलाई हुई कंपनी में या चल रही कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको और कहां मिलेगी? आप सेम बिजनेस खुद क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन आप उस बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं उस बिजनेस में इन्वेस्ट करके। और अगर मैं बात करता हूं रिटर्न्स की, तो मैं भी थोड़े दिन पहले ही पढ़ रहा था, एचडीएफसी का अगर आप रिटर्न देख लेंगे, एक शेयर का मैंने नाम ले दिया है, अगर आप इसी शेयर का रिटर्न देख देंगे जब से इसका आईपीओ आया था और आज तक, तो आप हैरान हो जाएंगे कि कितना परसेंट सीएजीआर जो है आपको रिटर्न दे रहा है। उतना परसेंट रिटर्न मैं नहीं मान सकता किसी भी एसेट क्लास के अंदर आज तक मिला होगा। और अमेजिंग रिटर्न्स के साथ साथ आप ये देखिए कि आपको एक ऐसी कंपनी का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है जो इंडिया में, मैं बोलूंगा, प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा बैंक है, और वर्ल्ड ओवर जिसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। तो ये इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और रियल एस्टेट में क्या है, एक तो रियल एस्टेट में टिकट साइज बहुत बड़ा होता है, और आप देखेंगे अगर इक्विटी मार्केट में टिकट साइज अगर आप
अच्छे से थोड़ा सा रिसर्च करके देखें तो बहुत अच्छी कंपनीज आपको शायद 500, 600, 300, 250 रुपए तक के शेयर में मिलना शुरू हो जाती है। यानी कि आपकी जेब में 250 रुपए तो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो शुरू कर सकते हैं इक्विटी क्लास के अंदर। ठीक है नीरज, तो आपने बहुत अच्छा बताया कि आपको कंपनी की हिस्सेदारी मिल जाती है, सिर्फ एक शेयर खरीद के भी आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं और उस कंपनी की ग्रोथ स्टोरी में आप एक पार्ट हो जाते हैं। राइट। इसके बाद नीरज, अब जो क्वेश्चन आता है कि मान लो कि अब किसी एक नॉर्मल इन्वेस्टर ने या नॉर्मल आदमी ने जिसने बहुत अपने हार्ड एंड मनी कमाया था अपने हुनर से, अब वो सोच रहा है कि उस पैसे को मुझे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना है, उसने ये भी मूड बना लिया। लेकिन अब बात आती है कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या इंफॉर्मेशन, क्या ज्ञान या उसके पास क्या ऐसा स्किल्स है वो होने चाहिए ताकि वो इक्विटी में एक अच्छी रिटर्न बना सके, तो जर्नी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए? राइट। तो ये एक तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मतलब इसको इस वीडियो में हम कैसे कंप्लीट करेंगे वो देखते हैं, लेकिन बहुत बड़ा सवाल है। इससे पहले अगेन मैं बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बात करना चाहता हूँ। तो पहले तो इन्वेस्टिंग वर्ड का ना मतलब जान लेते हैं कि इन्वेस्टिंग है क्या। तो लोग बाग इन्वेस्टिंग, और कई लोग तो इन्वेस्टिंग और गैम्बलिंग को सेम समझते हैं कि भाई सट्टा लगा रहे हैं तो वो इन्वेस्टिंग हो रही है। नहीं 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 नहीं। तो इंट्राडे ये सारे टर्म्स जो है भाई इन्वेस्टिंग में काउंट नहीं होते हैं। इन्वेस्टिंग का एक सिंपल सा मतलब है जब भी आप अपने रिसोर्सेज किसी भी चीज पे लगाते हैं विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉजिटिव रिटर्न, उसे बोलते हैं इन्वेस्टिंग। फॉर एग्जांपल, आज अगर आप बैठ के यहाँ पे ग्रो चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, आप तब भी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं क्योंकि आप अपना समय लगा रहे हैं इस वीडियो पे और आपको रिटर्न में मिलने वाली है नॉलेज। सो इन्वेस्टिंग बहुत सिंपल सी चीज है कि आप जब भी किसी चीज पे अपना समय लगाते हैं, किसी भी चीज पे अपने रिसोर्सेज लगाते हैं, इवन आप कोई किताब भी खरीद के पढ़ते हैं, वो भी इन्वेस्टिंग है क्योंकि उसमें भी अपना समय लगा रहे हैं, अपने पैसा लगा रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको नॉलेज मिलेगी। राइट। सो इन्वेस्टिंग का मतलब तो ये हो गया। साथ साथ में इन्वेस्टिंग का मतलब जो हमारे पूर्वज जब मैं बोलता हूं तो जिन लोगों को मैं फॉलो करता हूं, जो बड़े बड़े लोग हैं जैसे कि वॉरेन बफे है या फिर उनके गुरु रहे बेन ग्राहम है, ये लोग इन्वेस्टिंग का एक सिंपल सा मतलब बताते हैं कि इन्वेस्टिंग का एक ही मतलब है कि साहब आपका कैपिटल लूज नहीं होना चाहिए। आपका अगर कैपिटल लूज हो रहा है तो आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे, आप फिर कहीं ना कहीं गैम्बलिंग की तरफ जा रहे हैं। तो जब भी आप इन्वेस्टिंग करें, जैसा कि अब जगदीप ने क्वेश्चन पूछा कि क्या क्या चीजें मैं देख लेनी चाहिए, तो बहुत बड़ा प्रोसेस है। सबसे पहले मैं इसको बिल्कुल शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश करूंगा कुछ पॉइंटर्स में। सबसे पहले आप लोगों को बिजनेस समझ आना चाहिए कि बिजनेस क्या है, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है क्या, ये कंपनी पैसा कैसे कमाती है। राइट। पहले आपको बिजनेस मॉडल समझना है, फिर आपको देखना है कि इस बिजनेस में क्या इस कंपनी के पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, बल्कि मैं बोलूंगा सस्टेनेबल ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ना व्हाट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जिससे ये अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा बची रहेगी और वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, यानी कि वो कम से कम ऐसी होनी चाहिए कि आने वाले 10-15 साल तक चले। अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है, यानी कि वो आने वाले 2-3 साल में खत्म होने वाली है, तो लेट मी टेल यू आपका पैसा डूबने वाला है। तो आपको पहले बिजनेस का मीनिंग समझना है, फिर आपको देखना है उसके पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है नहीं, फिर साथ साथ में आपको उसकी मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा रिसर्च करनी है, बहुत 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 ज्यादा। क्योंकि आप जब किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, एक्चुअली में आप उसकी मैनेजमेंट को पैसा दे रहे हैं। अब उसकी अगर मैनेजमेंट की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैनेजमेंट ऑनेस्ट नहीं है, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे आपको शक है, प्लीज मत इन्वेस्ट कीजिए। हो सकता है कुछ समय के लिए पैसा बने लेकिन उसी स्पीड से पैसा गिरेगा भी। सो ऑलवेज कंसिडर दीज थ्री थिंग्स। एक आपको बिजनेस बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए, एक आपको उसके अंदर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिखनी चाहिए, और फिर आपको उसके अंदर जो है मैनेजमेंट दिखनी चाहिए। देन कमिंग टू दी फंडामेंटल एनालिसिस, जिसे बोलूंगा कि क्वांटिटेटिव पार्ट, यानी कि अब आपको कंपनी के बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट, ये सब रिसर्च करना चाहिए। लेकिन जैसे हम ये सारी बातें करते हैं ना जगदीप, सबको लगता है ओहो इतना सारा काम कौन करेगा। बट अगर आप मुझसे पूछें तो इन 4-5 चीजों के बिना अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप बहुत 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 दिक्कत में आने वाले हैं। इक्विटी एज एसेट क्लास एक तरीका है एक बेवकूफ व्यक्ति से समझदार व्यक्ति तक पैसा ट्रांसफर करने का। तो जो बिना रिसर्च करे पैसा लगाएगा, उससे पैसा ट्रांसफर हो जाएगा उस व्यक्ति के पास जो रिसर्च करके पैसा लगाएगा। तो जब भी आप इक्विटी में बिगिन अपना शुरुआत करने लगे, स्टेप 1 आपका यही होना चाहिए कि आप बहुत सारी रिसर्च करें, और जब कन्विक्शन बन जाए, जब आपको समझ आ जाए कि साहब ये कंपनी है जिसमें मैं हिस्सेदारी लेना चाहूंगा, उसका शेयर नहीं खरीदना चाहूंगा, जिसमें मैं को ओनर बनना चाहूंगा, तब आप उस कंपनी में बिंदास होके पैसे डालिए और फिर धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट जो आप इंक्रीज करते रहिए। तो नीरज, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो बहुत इन्वेस्टर हमारे से पूछते हैं कि किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट को कैसे जज कर सकते हैं कि वो मैनेजमेंट अच्छी है या नहीं, क्योंकि आपने अभी बताया कि मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए। सो आप ये जानना चाहते हैं कि मैनेजमेंट को कैसे हम लोग एनालाइज करें, राइट? देखो यस यस। बहुत बहुत सारे तरीके हैं मैनेजमेंट को एनालाइज करने के। सबसे पहले आप शुरुआत कीजिए, आप कंपनी के जब एनुअल रिपोर्ट्स डाउनलोड करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो कंपनी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। वहां पे आपको जो वहां पे की मैनेजमेंट पर्सनल्स हैं, जो वहां पे बड़े लोग हैं, जो उनके सीईओ, सीएफओ या फिर जो प्रमोटर्स हैं, आप उनके नाम की लिस्ट निकाल लीजिए। एंड देन इसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, इनके बारे में पढ़ना है, इनकी हिस्ट्री क्या रही है, इससे पहले इन्होंने कोई कंपनी बनाई थी या नहीं बनाई थी, इससे पहले इनके अगेंस्ट कोई केस चल रहा है क्या, कोई फ्रॉड रिलेटेड बात हो रही है क्या। आप अगर उस व्यक्ति का नाम लिख के और आगे फ्रॉड लिख के गूगल पे डाल देंगे, आपको सब कुछ चीजें मिल जाएंगी। बहुत सारी ऐसी मैगजीन्स हैं, मैं उनका नाम अभी इस चैनल पे जरूर नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी मैगजीन्स हैं, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जहां से आपको
इस बारे में पता चल सकता है कि ये व्यक्ति कितने तरह के फ्रॉड्स में या इन्वॉल्व रहा है या इसकी कितनी क्लीन इमेज है। आप किसी बिजनेसमैन का जब नाम सुनते हैं ना, तो आपको मार्केट में बिल्कुल आसानी से पता चल सकता है कि भाई ये ऑनेस्ट है या किसी तरह के फ्रॉड में इन्वॉल्व रहा है। तो स्टेप 1 तो आपका यही होता है। देन स्टेप 2, आप ये देख सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या कर रही है। ये मैनेजमेंट कहीं, अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। अगर एक कंपनी मान लेते हैं एक्स प्रोडक्ट में डील करती है और उसके बाद वो बहुत सारी और सब्सिडरीज बनाती जा रही है जिनका एक्स प्रोडक्ट से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे शक होना शुरू हो जाता है कि ऐसा क्यों कर रही है। तो कहीं ना कहीं मनी को रिवॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। मैं कंपनीज का नाम नहीं ले रहा, नहीं तो हमारे पास ऐसे लाखों एग्जांपल्स हैं, लाखों तो शायद ज्यादा बोल दिए, हजारों एग्जांपल्स हैं जहां पे, हजारों एग्जांपल्स हैं जहां पे कंपनीज ने ऐसा किया कि अपने बिजनेस से कंप्लीटली अनरिलेटेड बिजनेस शुरू किए, उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया और पता नहीं क्या क्या तरीके से जो पैसे को घुमाने की कोशिश करी। तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि मैनेजमेंट सही है नहीं। मतलब ये बिल्कुल देसी तरीका मैंने आपको बताया, और इसमें तो आप जितना रिसर्च करें उतना कम है। बट याद रखें, मैनेजमेंट में रिसर्च करने के बाद ही आगे बढ़े। अगर मैनेजमेंट में गड़बड़ है तो कंपनी के फाइनेंशियल्स कितने भी अच्छे दिख रहे हो, लॉन्ग रन में वो कंपनी डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। रीसेंट एग्जांपल्स भी हमारे पास कुछ हैं, विदाउट टेकिंग देयर नेम, इशारा हमने कर ही दिया, बाकी अब व्यूअर्स जो है समझदार सब हैं। समझ गए। हाँ जी। तो नीरज, मैनेजमेंट का तो आपने एक अच्छा सा आइडिया दे दिया कि मैनेजमेंट को कैसे आप पढ़ सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में जा सकते हैं। मैनेजमेंट के बाद बाकी जो आपने स्टेप्स बताए थे उसके अलावा हम और क्या रिसर्च कर सकते हैं एक अच्छा स्टॉक पिक करने में? मतलब मान लो मुझे अपना पहला स्टॉक पिक करना है, मैंने मैनेजमेंट देख लिया, कंपनी चूज कर लिया, अब मुझे आगे जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है? राइट। सो जगदीप, मैंने जैसे शुरू में बताया कि मैं वॉरेन बफे को और इन सबको बहुत पढ़ता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इसलिए पढ़ता हूँ, मैं इसलिए नहीं पढ़ता हूँ मुझे स्टॉक मार्केट की नॉलेज चाहिए, मैं इसलिए पढ़ता हूँ मुझे बिजनेस की नॉलेज चाहिए। क्योंकि इनका कहना है कि इफ यू आर अ गुड बिजनेसमैन यू कैन बी अ गुड इन्वेस्टर, एंड इफ यू आर अ गुड इन्वेस्टर यू कैन बी अ गुड बिजनेसमैन। तो इनका लेसन नंबर 1 जो मैं सारे यंगस्टर्स को, सारे व्यूअर्स को, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनको देना चाहता हूँ, बहुत जबरदस्त लेसन दिया इन्होंने। वॉरेन बफे साहब बोलते हैं सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है? अपने ऊपर करनी है। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट किस पर करनी है? अपने ऊपर करनी है। तो किसी ने उनसे पूछा कि अपने ऊपर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उन्हीं की एक स्टोरी है कि उनके खुद के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं थे वॉरेन बफे साहब के, तो उन्होंने इसके लिए एक प्रॉपर कोर्स किया। उन्हें पता था मैं कहाँ वीक हूं, उन्होंने उस चीज को सीखा। तो जहां पे आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, इन चारों के अलावा हमें कहाँ पे और जो है रिसर्च करना चाहिए, मैं सारे व्यूअर से बोलना चाहूंगा कि दोस्तों पहले जो है ना, आप लोग सीखो कि ये सब काम करते कैसे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। आप किसी मोहल्ले में कोई पान की दुकान है, उस पे खड़े हुए किसी व्यक्ति ने आपको शेयर का नाम बता दिया और आपने वो शेयर खरीद लिया, सर वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ शेयर मार्केट, पैसा डूबेगा। लेकिन आपने खुद अगर सीख के खुद से रिसर्च किया, आप खुद सोचिए आपके किए हुए काम पे आपका विश्वास कितना ज्यादा होगा, राइट। और अगर बाई चांस, अब इसमें से जगदीप कई व्यूअर्स बोल सकते हैं कि सर हमारे पास तो समय नहीं है, हम तो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में, या हमारा कोई बिजनेस है, तो मैं आपको बोलूंगा फिर उसके लिए थोड़ा इजी वे है कि आप लोग जो है म्यूचुअल फंड्स की तरफ जा सकते हैं, जिसमें रिसर्च का लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो साहब आपको एक काम और करना पड़ेगा, अपने स्किल्स पे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आपको बेसिक्स जरूर 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 सीखने पड़ेंगे कि कंपनी की बैलेंस शीट दिखती कैसी है, एक कंपनी की बैलेंस शीट के फेस पे क्या क्या आइटम होते हैं और किसका क्या इंप्लीकेशन होता है, राइट। तो ये जरूर करिए, आप सीखिए जरूर, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो भाई जीतेंगे नहीं। तो नीरज, इन्वेस्टमेंट जर्नी की हम जब भी बात करते हैं, एनालिसिस की कभी भी हम बात करते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको शायद बहुत से आम लोग भूल जाते हैं, वो होता है रिस्क। रिस्क को अगर डिफाइन करो तो शायद एक लाइन में डेफिनेशन आ जाती है, लेकिन जब भी इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में इसकी बात करते हैं तो शायद रिस्क निकालने में बहुत से कंपनीज के दम निकल जाते हैं कि रिस्क कैसे निकालें। तो लेकिन जब भी एक इन्वेस्टर की बात होती है, इन्वेस्टमेंट की बात होती है, तो इन्वेस्टमेंट के साथ सबसे पहले लिंक होता है रिस्क एंड रिटर्न। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि रिटर्न तो आपने मान लिया कि आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए, लेकिन रिस्क को कैसे इवेल्युएट करना है और उसको कैसे कंसीडर करना है अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में? राइट। तो एक ना यहाँ पे जगदीप मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ यहाँ पे, मतलब जो फिलॉसफी है, जो पॉलिसी है, उससे थोड़ा डिफर करता हूँ। सबसे पहली बात, अगर बिगनर से मैं पूछता हूँ कि भाई कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे, तो वो लोग बोलते हैं सर हमें ना कोई ऐसा शेयर बताओ जिसका प्राइस कम हो। तो पहली बात तो प्राइस देख के इन्वेस्टमेंट होती नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्राइस देख के इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते हैं। दूसरी बात, आप प्राइस देख के क्या कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरे पास कम पैसे हैं तो मैं ज्यादा शेयर खरीद लूंगा। ये थॉट प्रोसेस होता है लोगों का। इवन मैंने कुछ लोगों को ऐसा बोलता हुआ सुना कि आप लोग जो है बड़े शेयर्स में इन्वेस्ट ना करके छोटे शेयर्स में इन्वेस्ट करें, उनके बढ़ने के ज्यादा चांसेस होते हैं। मेरी फिलॉसफी या मेरी पॉलिसी या मेरी नॉलेज थोड़ी डिफरेंट है। मैं बोलता हूँ साहब, आप किसी भी एक अच्छी कंपनी का जिसपे आप लोगों को पूरा विश्वास है, आप उस स्टॉक को बाय करें। आपके पास कम पैसे हैं, आप थोड़े से पैसे और इकट्ठे करके उसको बाय करें। इस सर्टेनिटी के साथ बाय करें कि आपका पैसा कभी डूबे ही ना, आपका कभी नुकसान हो ही ना। सो जो ये बात बोली जाती है, हम लोग जनरली फाइनेंस के वर्ल्ड में हमेशा बोलते हैं कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, हमेशा भी ये बात जो है बोली जाती है। मैं आपको बताता हूं कि आप इस इक्वेशन को तोड़ सकते हैं अगर आप प्रॉपर रिसर्च के बाद जाएं, अच्छी कंपनीज में जाएं। आप एक स्मॉल कैप मिड कैप में जाएंगे, विदाउट रिसर्च जाएंगे, हो सकता है पैसा जीरो हो जाए, बिल्कुल जीरो हो जाए। लेकिन आप एक लार्ज कैप में जाएंगे, बिलीव मी,
अगर आपने पूरा रिसर्च कर रखा है, वो पैसा कभी डूबेगा नहीं, बल्कि आपको ग्रो करके ही देगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि स्मॉल कैप मिड कैप ग्रो नहीं करते, करते हैं, लेकिन आप उनके चांसेस देखिए, आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, और आप किसी एक अच्छी कंपनी का, निफ्टी की टॉप 10 कंपनीज को देखिए, उन पर रिसर्च कीजिए, आप उनके चांसेस देखिए कि कितने होते हैं ग्रोथ के। तो मेरा मानना यह है कि रिस्क और रिवॉर्ड वाली जो हमारी इक्वेशन बनी हुई ना, हमें इसे तोड़ना है, हमें रिस्क को तो एज लेस एज पॉसिबल रखना है। अब यहाँ पे एक और कैच है, हमेशा याद रखिए, अगर आप, अगेन मेरी पॉलिसी है या मेरा थॉट प्रोसेस है ये, लेस इज मोर। व्हाई लेस इज मोर? आप जब भी किसी व्यक्ति से मिलेंगे, वो आपको मोटिवेट कैसे करेगा, इस शेयर में इन्वेस्ट कर दे 24% आएगा, उस शेयर में इन्वेस्ट कर दे 25% आएगा। भाई 24-25% का रिटर्न आ जाएगा कितने साल तक? अगर 24-25% का रिटर्न 2-3 साल तक आ रहा है, ठीक है, 3 साल भी आया तो मैं मान लेता हूं आपका पैसा डबल हो गया, डबल के आसपास पहुंच गया। लेकिन उसके बाद जो गिरेगा तो क्या होगा? एक बात। दूसरी बात, जिन्हें हम स्टॉक मार्केट का भगवान मानते हैं ना, आप उनके रिटर्न्स भी अगर चेक कर लेंगे, आप उनका अगर CAGR निकालेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 40, 50, 60 इयर्स, तो आप हैरान हो जाएंगे, उनका रिटर्न भी 21 से 25% के बीच में है। 21 से 25% के बीच में उन लोगों का जिन्हें हम स्टॉक मार्केट का भगवान मानते हैं। तो मेरे हिसाब से, अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं बोलूंगा भाई लेस इज मोर। बड़े रिटर्न के चक्कर में अपना कैपिटल खोना, तब तो आपकी इक्वेशन सही है कि रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप छोटे रिटर्न के चक्कर में रहें और अपना कैपिटल इंटैक्ट रखें, आपका सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए। मैं जो अपने मन में टारगेट रखता हूं कि जो इन्फ्लेशन का रेट हो, उससे 5 से 6% ऊपर जो मुझे रिटर्न मिल जाए, मैं खुश हूं साहब। अगर इन्फ्लेशन 6% है, मैं 12% रिटर्न में बहुत ज्यादा खुश हूं। 12% रिटर्न अगर आपको कंसिस्टेंटली मिल गया आने वाले 20-25 साल तक, आप कमाल कर सकते हैं। हर 6 साल में आपका पैसा, लगभग हर 6 साल में पैसा आपका डबल हो जाएगा, अगर आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है। अब अगर आपने ऐसे चाहिए जो डबल करने वाली साइकिल है, अगर आपने 6-7 साइकिल भी लगा ली, तो आप लोग बहुत पैसा बना सकते हैं। और अभी क्योंकि आप यंगस्टर हैं, आपकी एज बहुत कम होगी, तो आपके पास काफी सारा समय है, आप उसको यूटिलाइज कीजिए और बड़े रिटर्न के चक्कर में अपना कैपिटल मत खोइए। एक मॉडरेट रिटर्न रखिए। और एक मुझे जो रूल ऑफ थंब समझ आता है, वो यही है कि इन्फ्लेशन को टारगेट रखिए, इन्फ्लेशन से 6-7% ऊपर आपको रिटर्न मिल जाए, बहुत ही बढ़िया है। एफडी वगैरह में हम लोग क्यों इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देते? अब एफडी में आप देखेंगे तो वो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाती है, क्योंकि अगर आप देखें एफडी का रिटर्न है 6%, आज की डेट में तो और भी कम आ गया होगा, आई थिंक 6.40 के आसपास चल रहा है, कभी 8% के आसपास हुआ करता था, तो वो इन्फ्लेशन के साथ जुड़ा रहता है। आज की डेट में मैं एफडी में इन्वेस्ट करता हूँ, 6.40% का रिटर्न मिलेगा। फिर मेरे ऊपर टैक्स ब्रैकेट, मेरे ऊपर मान लो कि 40-42% वाला टैक्स ब्रैकेट रखता है। अब वो 42% में उसमें से और काट दूंगा, तो मैं तो इन्फ्लेशन से भी ज्यादा पीछे जा रहा हूँ। लेकिन यही काम अगर मैं इक्विटी में कर रहा हूं, मुझे 12% रिटर्न मिल रहा है, मैं तो बहुत खुश हूं जी, क्योंकि 12% सस्टेनेबल रिटर्न बहुत आगे जाने वाला है। रादर देन 24% 3 साल के लिए, उसके बाद गिर जाए, वो ज्यादा खतरनाक है। तो रिस्क रिवॉर्ड में हमेशा ये मान के चलिए कि आपके रिस्क को बस एक कोशिश करनी है, आपको उसे मिनिमाइज करना है। रिवॉर्ड के चक्कर में अपना रिस्क ना बढ़ाएं, क्योंकि जब जब ऐसा हुआ है, तब तब लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और एक बात और, आप में से कई लोग जो है, कई व्यूअर्स जो है, वो राकेश झुनझुनवाला साहब को देख के या और बड़े जो इन्वेस्टर्स रहे उनको देख के बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं, और उनके कोट्स, उनकी चीजों को ना हम लोग बोलते हैं कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। सर आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप उनके जितनी स्टडी, उनके जितना रिसर्च, उनके जितना काम भी तो करें। आप चाहते हैं कि हम अपना बिजनेस, अपनी जॉब, अपनी पढ़ाइयां भी करते रहें और यहाँ पे सर हमारे लिए पैसा भी ग्रो होता रहे, वो पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको पूरा रिसर्च करके आना पड़ेगा, तब जाके आप इन्वेस्ट करिए। राइट? ठीक है। और नीरज, एक ये भी बहुत हमने कॉमनली देखा गया कि आपने राकेश झुनझुनवाला जी की बात की, तो वो बहुत रिसर्च करके शायद कोई अच्छी कंपनी चूज करते होंगे जो उनके लिए अच्छी है। लेकिन बहुत से जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं, वो बिना सोचे समझे सिर्फ ये देखते हैं कि बड़े इन्वेस्टर्स ने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, और ये देख के वो आंखें बंद करके वहां पे इन्वेस्टमेंट कर देंगे, और बाद में वो बोलते हैं कि हमें तो रिटर्न मिला नहीं, लेकिन बाकी इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिल जाता है। तो ये गलती उनको क्यों नहीं करनी चाहिए? ये इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, मैं बोलूंगा, बल्कि सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन का शेयर कितने रुपए का खरीदा था। और आज आप ये सोच के शेयर खरीद रहे हो टाइटन का कि राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन का शेयर खरीदा, तो मैं भी खरीद लेता हूँ। मैं भी, ऐसा बहुत लोग करते हैं, हाँ, कॉमनली होता है। तो आप उनका बाइंग प्राइस एक बार चेक कर लीजिएगा कितना था, और उनका सेलिंग प्राइस, उन्होंने अभी अपना शेयर जो है रिड्यूस भी किया है टाइटन के अंदर। अगर आप लोग न्यूज में अपडेटेड रहते हैं तो आपको पता चलेगा, उन्होंने कुछ परसेंटेज जो है कम कर दिया अपना टाइटन में शेयर। अच्छा, अगेन ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई रिकमेंडेशन बाय सेल की नहीं है फॉर श्योर। लेकिन आप लोग देखिए कि जब उन्होंने बाय किया था तो कितने में बाय किया था। हम लोग ये सोचते भाई झुनझुनवाला साहब ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा, मैं भी कर देता हूं। अरे झुनझुनवाला साहब की इन्वेस्टमेंट तो देखो, उनका बाइंग प्राइस क्या था। प्लस उनका थॉट प्रोसेस अलग है यार, उनका थॉट प्रोसेस अलग है, प्लस उनके पास फंड्स अलग हैं। वो चाहे तो सर गिरने के बाद और पता नहीं कितने शेयर्स खरीद सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। सो प्लीज ये सब मेंटल बायसनेस है। और ये इसी बात के लिए मैं हमेशा कहीं अपने स्टूडेंट्स को बोल चुका हूं कि यार बात ऐसी है कि इन्वेस्टिंग में ना, आपको अगर 10% नॉलेज चाहिए तो 90% आपका बिहेवियर चाहिए। ये जो बिहेवियर है ना, ये आपसे सब कुछ गलत करवाता है। जैसे कि अभी हम जो मार्केट के हालात देख रहे हैं, मार्केट बढ़ती है, लोग बाग निकल के आ जाते हैं पैसे लेके, खरीदेंगे 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 खरीदेंगे, और जैसे मार्केट गिरती है, लोग बाग तुरंत भागना शुरू कर देते हैं, निकाल लो, लॉस में बेच बेच के जा रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ से बिहेवियर से आपके खेला जाता है।
आप 90% अपने बिहेवियर पे कंट्रोल रखिए। अभी आपने भी, मैं आपको बताऊं, मैं कुछ नंबर्स पढ़ रहा था, जो SIPs हैं उसके अमाउंट में बहुत ज्यादा डिक्लाइन आ गया, ऑल्दो इस बार बहुत कम आया है मैं आने कंपैरेटिवली। ही जब वाला जब था वहां पे, SIPs पे हाँ, आपने बात स्टार्ट ही कर राइट, दी उसकी। कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे जब पुराने क्रैशेस होते थे तो लोग बाग SIP करना बंद कर देते थे। इस बार भी हम्म किया लेकिन कम बंद किया, अकल आ गई है थोड़ी सी। नहीं तो ये हम्म कितनी गलत बात है कि जब मार्केट गिर रही है, एक्चुअली में जब आपका पैसा रेगुलर जाना चाहिए तब आपने SIP करनी बंद कर दी, और जब मार्केट ऊपर जाती है आपकी तब आप SIP करना फिर शुरू कर देते हो। तो ये तो ग्रीड वाली बात है, फियर वाली बात है, साइकोलॉजी वाली बात है। आप इसको अगर संभाल के रखेंगे और 10% नॉलेज रखेंगे तो डेफिनेटली आप लोग स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। और मैं बोलूंगा सबसे अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी जो है ना, वो है स्टॉक मार्केट के अंदर। लेकिन आप पहले डिसाइड कर लीजिए फुल टाइम आ रहे हैं या आप एज अ आप एक इन्वेस्टर की तरह आ रहे हैं कि भाई जो मैं अपना कुछ और काम करता रहूंगा, साथ साथ में मैं जो है अपनी SIP के थ्रू जो है इन्वेस्ट करता रहूंगा, दैट्स इट। या फुल टाइम इस फील्ड के अंदर उतर के आना चाहते हैं, आई विल सजेस्ट, अगर आप और कोई काम कर रहे हैं प्लीज उसमें बने रहें, वहां से आपकी जो एक्टिव इनकम आ रही है आप उसको यहाँ पे इन्वेस्ट करते रहें, ताकि लॉन्ग रन में आपको यहाँ पे एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा हो जाए, आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग वगैरह हो जाए। हाँ जी जगदीप। ठीक है नीरज, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको बड़े इन्वेस्टर्स को फॉलो करना चाहिए, लेकिन उनसे सीखना चाहिए, उनके स्टॉक पिक करके आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और राइट। नीरज जो आपने हमारे इन्वेस्टर्स को बताया शायद बहुत ज्यादा इंसाइटफुल था। आप थोड़ा उनको एंडिंग में कुछ क्लोजिंग नोट की तरह कंक्लूजन में कुछ बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें किसको अवॉइड, कुछ गलतियों के बारे में जो उनको अवॉइड करनी चाहिए अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट जर्नी में? सो सबसे बड़ी गलती जो मैं बोलूंगा अवॉइड करो वो ये है कि भाई आप लोग पैसा उधार लेके इन्वेस्टमेंट मत करो, बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत करो, स्पेशली इक्विटी में। क्योंकि इक्विटी मार्केट का कुछ नहीं पता, 2019 में जो लोग शायद करोड़पति थे वो लखपति भी नहीं रह गए होंगे इस फॉल के बाद। सो इक्विटी मार्केट में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आपका अपना पैसा होना चाहिए। अगेन माय पर्सनल ओपिनियन, अगर आप देखिए इंट्राडे ट्रेडर हैं, मुझे अगर आप सर प्रॉपर स्टडी करके भी वो करते हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ टिप पे इंट्राडे ट्रेड मत कीजिए, वहां पे बहुत ज्यादा आपको नुकसान हो सकता है। ये चीजें ऐसी जिनसे हमें बच के रहना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आपके लिए मनी बनाती है ना उससे ज्यादा जल्दी आपके लिए मनी आपको लूज करवाती है। तो अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, आई विल सजेस्ट कि आप अच्छे से पहले तो रिसर्च करना सीखें, वो स्किल अपने अंदर लाएं, रिसर्च करना सीख जाएं, उसके बाद आप इन्वेस्ट करना शुरू करें। और कुछ नहीं मिल रहा है तो आप म्यूचुअल फंड पे थोड़ा रिसर्च कीजिए, उन पे रिसर्च करना कंपैरेटिवली आसान होता है। व्हेन वी कंपेयर इट विद इंडिविजुअल स्टॉक, तो म्यूचुअल फंड्स पे थोड़ा सा रिसर्च करना आसान होता है। आप म्यूचुअल फंड के थ्रू शुरू कीजिए और धीरे धीरे अपने आप को जो है डायरेक्ट इक्विटी में लिया है। ज्यादा रिटर्न के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, जैसा मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। आपका इन्फ्लेशन प्लस 6-7% का रिटर्न बहुत है एक आम व्यक्ति के लिए। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, बिलीव मी बहुत है, मैं कैलकुलेशन शो कर दूंगा कि आप कैसे 12% के रिटर्न से आराम से करोड़पति बन सकते हैं। तो ज्यादा रिटर्न के चक्कर में अपना कम रिटर्न भी जो है वो गवाए ना, राइट। तो यही कंक्लूजन है कि बहुत सारी आप लोगों को चीजें सीखनी है, आपको ऐसे ऑप्शंस के अंदर जाना है जहां रिस्क कंपैरेटिवली कम हो और रिटर्न के चांसेस बहुत ज्यादा हो। अगेन आपको उल्टा लग रहा होगा सुन के, बट ऐसे ऑप्शंस हैं, अगर आप रिसर्च करके निकाल सकते हैं तो प्लीज उसकी तरफ जाइए। और नहीं तो म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें भी रिसर्च करके सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी हर म्यूचुअल फंड आपको रिटर्न दे दे ऐसा जरूरी नहीं है, हर म्यूचुअल फंड आपको सूट करे ऐसा भी जरूरी नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए और बताने के लिए। कभी और ग्रो के साथ अगर कुछ ऐसा सेमिनार हो पाए तो जरूर उस पर बातचीत कर लेंगे, और नहीं तो आप लोग खुद तो सीखना शुरू कीजिए किसी ना किसी तरीके से, राइट जगदीप? थैंक यू नीरज, थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपकी एक लाइन कॉपी करना चाहूंगा, लेस इज मोर। वो बहुत लेस अच्छी लाइन थी, शायद मैं भी कभी ना कभी फिर से अपने व्यूअर्स को बताऊंगा कि अगर आपको कम रिटर्न भी मिले लेकिन अगर लंबे टाइम तक मिले तो शायद वो कंपाउंड करके आपको ज्यादा अच्छी रिटर्न देती है एज कंपेयर टू कि एक बार आपने ज्यादा स्पाइक ले ली। और राइट। जैसे कि नीरज ने बताया कि बहुत सी चीजें होती हैं जो इन्वेस्टर्स के लिए सीखनी बहुत जरूरी होती हैं, तो अपनी रिसर्च स्टार्ट करें, अपना फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखें, बिजनेस को समझना सीखें, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के बारे में पढ़ना सीखें और उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करें। हम राइट। ग्रो की तरफ से आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहेंगे और भी गेस्ट को लाते रहेंगे ताकि हम ट्राई कर सकें कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी अच्छी बन सके। और हम थैंक यू करते हैं नीरज का भी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे #AskGrow लिख के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग।